नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। अपने बच्चों को स्कूलों की तरफ, एग्ज़ाम्स की तरफ रवा दवा करके ख़वातीन थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए या तो लेट गई होंगी या फिर अपने कामों में, दीगर उमूर में लग गई होंगी। रिस्क की बरकत के लिए अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम अल्लाह ताला के हुजूर ज़रूर दिया करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में रवानी पैदा करते हैं, आपके माश की सूरत हाल को बेहतर बनाते हैं। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, आज के हवाले से अगर बात की जाए तो वैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हुए हैं और बड़ा एक जमी गफ़ीर है जो उनसे मिलने के लिए बेताब है। मेरी भी कुछ ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी मुझे एक जो उनकी स्पेशलिटी है, कितनी दुनिया के लोगों को उन्होंने दायरा इस्लाम में दाखिल किया है और ऐसा लगता है कि दीन का और लोगों को यकजा करने का एक ऐसा मेंबर है वो, और ऐसी बातचीत करते हैं कि जिससे लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते हैं। तो इसी दौरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें की। कराची भी आए, इस्लामाबाद गए, लाहौर गए और देखिए अगर मौका लगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनसे ज़रूर मुलाकात होगी और अपने इल्म में जो कि हम रोज़ाना बात करते हैं उसमें इजाफे की कोशिश ज़रूर करेंगे। जनाब, आगे चलते हैं थोड़ा सा माश की जानिब के सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में, माशी सूरत हाल इस वक्त क्या गर्दिश कर रही है। कल भी हमने शो किया था और माशी सूरत हाल के ऊपर बड़ी हासिल सैर गुफ्तगू की थी, जिसके अंदर हमने जो मुल्की मईशत के हवाले से जो बाहर से आपकी जो चाहे आपकी एड आ रही हो, चाहे आपकी सरमायाकारी आ रही हो, उसके ऊपर बात हो रही थी। तो क्या ये सरमायाकारी या जो आपको जो कॉम्पोनेंट जो आपको कंपाउंड कर्जे दिए जाते हैं उससे आपकी मईशत पे फ़र्क पड़ेगा। जो हुकूमत है उनका ये कहना है कि मईशत में बड़ी बेहतरी आई है और महंगाई में कमी आई है। अब महंगाई में कमी हमें कहाँ दिखती है, दिखती भी है या नहीं दिखती, क्योंकि जब हम अशिया खुरोनोश ख़रीदने जाते हैं तो हमें मईशत में या महंगाई में कहीं पे कोई कमी दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का एक आध रुपए का फ़र्क भी हो तो भी जब आपका बिल बन के आता है तो उसमें कहीं कमी नहीं दिखाई देती, बल्कि 2-4 रुपए ऊपर ही जाते हैं। तो मईशत में बेहतरी किस तरफ आ रही है और किस तरफ जा रही है, इसका तो हम खैर अपने जो तजज़ियाकार होते हैं उनसे सवाल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो बुरी खबर ये थी कि मुल्क एक बार फिर से दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है। और अगर हम सिर्फ कराची के हवाले से बात करें तो अभी परसों के हवाले से बात करें कि 2 धमाके हुए थे, करीब तरीन लोगों ने भी सुने गए थे। तो इत्तलात ये आई कि जी ऑयल टैंकर था वो फट गया है, फिर उसके बाद फिर एक धमाका हुआ था और ये इसी तरह की कुछ बातें की जा रही थी कि अल्लाह खैर करे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद ये इत्तलात आई कि जी कोई नामालूम अफराद थे जिन्होंने जो गैर मुल्की थे उनको जाँ भाग कर दिया, उनके ऊपर अटैक किया था। 3 चीनी बाशिंदे उसमें जाँ भाग हुए थे और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए थे। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, मुल्क को इस्तेकाम से हटाने की कोशिश की जा रही है। और अगर वाकई मईशत का पहिया चल पड़ा है या इस्तेकाम की तरफ जा रहा है तो फिर ये एक कारी ज़रब है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और तजज़ियाकार उबैद शाह साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, खैरियत से? उबैद भाई, एक छोटा सा खुलासा था जो पेश किया था। सबसे पहले तो मईशत की जानिब आते हैं। आपको लगता है क्योंकि जो हमारे बिजनेस सर्कल है या फिर जो हमारी हुकूमत है वो ये कहती है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, हम जैसे आम आदमी को तो बेहतरी दिखती नहीं है, आपको दिख रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नून लीग की गवर्नमेंट का ये हमेशा से स्पेशलिटी रही है कि वो आते ही जो है वो दूसरे तीसरे महीने से अपनी वेरी गुड परफॉर्मेंसेस का और गुड डिसीजंस प्रचार करने लगते हैं, ढोल पीटने लगते हैं। और इसहाक डार साहब तो इसके बड़े माहिर है। वो तो मुख्तलिफ अवार्ड्स ढूंढ लेते हैं अपने लिए कि फ़लाँ ने मुझे अवार्ड दे दिया इस परफॉर्मेंस पे, फ़लाँ ने कहा एक मईशत बहुत अच्छी सिमत में जा रही है। तो ये उनके एक प्रैक्टिस है, उनकी टैक्टिस है, उनकी गिमिक्स है। हालांकि दरहकीकत ये है कि IMF का लोन मिलना कभी भी कोई अच्छा माशी इंडिकेटर नहीं होता। और अगर आप ये लोन लेने में सिक्योर करने में कामयाब हो गए, कोई पैकेज ले लिया कि जी इतने साल में इतना अरब डॉलर मिलेगा, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आप इस नहज पे खड़े हैं। ये कोई बहुत कामयाबी नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। और कर्ज़ मिलना तो कभी भी दुनिया में अच्छी बात नहीं होती। कर्ज़ एक बोझ के साथ आता है और वो बोझ ज़ाहिर अवाम पर मुंतकिल होता है। हुक्मरानों को अपनी जेब से कुछ अदा करना नहीं होता। बाकी जहाँ तक आपने सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की, देखें बहुत ही धचका लगता है इस किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसको इन हालात से बहुत धचका लगता है। 3 इंजीनियर्स, चाइनीज़ इंजीनियर्स इसमें टारगेट हुए और अल्लाह को प्यारे हो गए। आम सिविलियन भी ज़ख्मी हुए, फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए।
तो हमें, और मजीद ब्रिगेड ने जो BLA का है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल। हालात चाहे जो भी हों, खर्चे पे खर्चे हम करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन अब ज़रूर ये बात आ गई है कि जब आप खर्चों की जानिब जाते हैं तो आप ये सोचते हो और अपने बजट को आप कोशिश करते हैं कि वो बजट आपका मिनिमाइज रहे और आप एक मुकर्ररा चीज़ में रहते हुए अपना काम कर सकें, क्योंकि बहरहाल अगर आप ज़िंदा हैं तो आपको उस ज़िंदगी के हिसाब से चलना भी है, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है। बहुत मुश्किल हो गया है लाइफस्टाइल को ऊपर करना, लेकिन नीचे ही की तरफ जाते हुए अगर आप अपने अखराजात को कंट्रोल करके काम कर लें। अभी मैं ब्रेक में यही बात कर रही थी। तो वैद भाई, जहाँ तक बात हम मईशत की आ रही थी और आपने जैसे कि सवाल किया, जो ये अटेम्प्ट हुआ, ये आपको मतलब बज़ाहिर तो कोई हमें ऐसी अंदरूनी ताकत नज़र नहीं आती, ऐसा लगता है कोई बाहर से कोई गेम खेला गया। देखें, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी की कंडीशन में है, और वैसे तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद से ही है। मुस्तकिल वहाँ तनाज़ात हैं, मसाइल हैं, और हुकूमतें बनती गिरती रही हैं, और वहाँ के मकामी सरदारों और वडेरों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते रहे, वो लड़ते रहे वफाक़ पाकिस्तान से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी। लेकिन अकबर बुगटी साहब के कत्ल के बाद 2007 से, उसके बाद से जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक और तकलीफ थे। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर इन बलूचिस्तान, और ज़ाहिर एक तरफ से जंगजू हैं जो नबर्द आज़मा हैं और हथियार उठाए हुए हैं और मोर्चाबंदी किए हुए हैं और गोरिल्ला वार पे यकीन रखते हैं और दहशतगर्दी पे यकीन रखते हैं और मुख्तलिफ अहदाफ तय करते रहते हैं और निशाना बनाते रहते हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है जो यकीनन जब सख्ती इस मामले में करती है और आहनी हाथों से निमटने का एक अप्रोच रखती है, उसमें बहुत सारे नए ऐसे बेगुनाह लोग भी निशाना बनते हैं जो दहशतगर्दी की नई खेप में इस्तेमाल होते हैं। तो हमें इसको वाइसली देखने की ज़रूरत है, इसकी रूट कॉज को समझने की ज़रूरत है, और सिवाय इसके कि हम एक ही अप्रोच रखें कि यह सख्ती से ये मामला सुलझेगा या इसका कोई हल निकलेगा, तो हम गलत है। हमारे वो कहते हैं यकीन तुमको के मंजिल पा रहे हो तुम, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो तुम। वो सिचुएशन है, रेत की तरह वक्त जो है वो हाथ से निकलता जाता है, हालात बिगड़ते चले जाते हैं। हर गुजरते दिन हमें एक और बुरे किसी साने की इत्तला मिलती है और हम ये महसूस करते हैं कि हम अपनी जो है वो पाकिस्तानियत से या अपने वफाक के इस्तेहकाम से दूर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम जब भी बात कर रहे होते हैं सरमायाकारी, सबसे ज़्यादा जो हमारी ताल्लुकात है वो चाइना के साथ हैं जो कि काम करें, तो क्या उन्हीं को इसीलिए हिट किया जाता है? देखिए, ये एक अलग डायमेंशन है। गवादर में असल में चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, ठीक है, और उनके फ्यूचर प्लान्स हैं बहुत, और जो लोग लड़ रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि हम बगावत पर वो आमादा हैं और उन्होंने दहशतगर्द ग्रुप्स बना रखे हैं, ट्रेनिंग फरारी कैंप्स बना रखे हैं, उनका ये ख्याल है कि जो भी जिसका भी यहाँ हमें गैर मुकामी लोगों के ख़िलाफ़ यानी कार्रवाइयाँ करनी है और हमें जो है वो अक़लियतों में बदलने की कोशिश है ये एक तरह से, और पंजाब से लोगों को लाके यहाँ बसाया जा रहा है। वो एक तरह की एक फ़िलासफ़ी है जिसके ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम नेगोशिएशन के एरिया में कुछ ज़्यादा प्रोसीडिंग करें। अच्छा, और जिनमें से जितने लोगों से रब्ता किया जा सकता हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हथियार डालकर कौमी धारे में लाने। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो हमें बलूचिस्तान में जो बलूची बहन भाई उनके साथ इजहार यकजहती, यगानिगत की फ़िज़ा को कायम करना पड़ेगा, उन्हें एहसास महरूमी से निकालना होगा, उनको वो स्ट्रेंथ देनी होगी जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं। देखिए, बलूचिस्तान के में बहुत ही कस्मापुरसी है, बहुत ही बुरे हालात हैं। जो कुछ भी खुशहाली है वो सरदारों तक महदूद है, जो भी बजट्स आते हैं वो सरदार वडेरे वज़रा वो सब वो उनमें इस्तेमाल हो जाते हैं, और आम आदमी तो हालत ये है कि जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं वहाँ से पानी पी रहे हैं। अच्छा, और उनके लिए अच्छा सड़कों का नेटवर्क नहीं है। हालांकि बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है, बिल्कुल, आप उसके मुख्तलिफ मकामात देखें, आप हैरान रह जाएंगे। कहीं ग्रीन वाटर है इतना ज़बरदस्त पहाड़ों के बीच में, कहीं लश ब्लू वाटर इतना ज़बरदस्त है, और ऐसे खूबसूरत मकामात हैं उसमें बलूचिस्तान में। अगर वहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया जाए तो सारी दुनिया उसको देखने आए। बिल्कुल, अगर बात करेंगे, ये जो अचानक से ये जो एक हमला हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये तो मुस्तकिल बुनियादों पर एक लड़ाई जारी है ना,
इसमें ये तो कब कहाँ टारगेट करेंगे ये तो पता ही नहीं होता। इसका तो अंदाज़ा लगाया जाना, शायद कभी कभार इंटेलिजेंस सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जी। तो ऐसे किसी बड़े वाक़े को, साने को या इसी वारदात को पकड़ लिया जाता है, उसे नाकाम बना दिया जाता है। मगर वैसे तो देखें ना, कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर भी हमला हुआ था। जी जी, और इससे पहले भी बहुत हाँ। चाइनीज़ को उन्होंने टारगेट किया है, लेकिन सॉरी टू से चाइनीज़ भी कम नहीं है। हम शेर हैं तो वो सवा शेर है। हाँ, हम बाबू उनके हम उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं दोस्त किया। बोल के हम उनके बारे में क्या कहें। यहाँ डिफेंस में वो घर ढूंढते हैं, चाइनीज रेंट के लिए तो नहीं देता कोई, इसलिए कि वो इतने गंदे होते हैं, वो इतनी गंदगी करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। हाँ दुरुस्त है ये बात, लेकिन हम जाहिर है टीवी पर बैठ के दोस्त मुल्क के बारे में नहीं कह सकते। बहरहाल ये है कि चाइनीज़ के जो मंसूबे हैं और हमारे यहाँ, वो मेरी राय ये है कि वो मंसूबे उनके मफाद में हो सकते हैं, हमारे मफाद में नहीं है। और वो दुनिया में किसी की भी मदद नहीं करते, बल्कि उसे इस तरह का कर्जा देते हैं कि बाद में वो उनका शिकार बन जाए। तो हमारे यहाँ कोई सियासी हुक्मरानों में ज़्यादा विजडम नहीं है कि वो उसको एनालाइज उस तरह करें और फ्यूचर के ट्रैप को जो है वो समझ सकें, उसका अंदाज़ा लगाएं कि भाई ये किस तरह का ट्रैप है। और दुनिया में कई बंदरगाहें और बंदरगाह वाले शहर चाइना ने बाद में टेक ओवर कर लिए, कंट्रोल कर लिए। तो ये तो एक बात है, एक पहलू है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके पास बड़े अच्छे ब्रेन्स हैं और वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो वो इनके लॉजिकल रीजंस तलाश करें इस टेररिज्म के जो हमारे यहाँ हो रहा है। कम से कम बलूचिस्तान के प्रोटेक्स में, वहाँ जो बहुत ज़्यादा शिकायत है लापता अफराद की, मिसिंग पर्सनस की, जबरी तौर पर सबसे ज़्यादा तो शुरू ही यहीं से हुआ है। हाँ, जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले अफराद की, उनके बारे में एक बेहतर पॉलिसी आनी चाहिए और उनके बारे में ये उसूली तौर पर फैसला होना चाहिए कि उनमें से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जाएँ, स्पीडी ट्रायल हो और उन्हें एक लीगली और लॉजिकली उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए, उनको सज़ा दी जाए, ताकि उनके अहले खाना भी मुतमईन हो सकें कि ये इल्ज़ाम था, ये मुकदमा था, शफाफ तरीके से चलाया गया और जो कानून में सज़ा थी वो दी गई। हाँ। लेकिन वहाँ पे जो हैंडल किया जा रहा है वो बड़े गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा जो डायलेमा है वो स्मगलिंग है। बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ लगता है और ईरान से बहुत ही रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत बड़े स्मगलिंग के नेटवर्क्स चलते हैं, जिनमें ज़ाहिर है कि हैव्स और हैव नॉट्स वाले ग्रुप बन जाते हैं। जो लोग स्मगलिंग से फ़ायदा उठा रहे हैं वो सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिले तो मगर वो तो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, साथ मिले हुए तो सपोर्ट कर रही है, जब भी तो हो रहा है। तो गवर्नमेंट में बैठे हुए या सिक्योरिटी एजेंसियों में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन स्मगलिंग के रैकेट से फ़ायदा उठाते हैं फाइनेंशियली, ठीक है ना। तो जो महरूम है वो इस बात से और नफरत करते हैं। उनमें दो तबकात वाज़े तौर पर पैदा हो जाते हैं, एक वो जो स्मगलिंग कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और दूसरे वो जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पैर में चप्पल नहीं है। तो वो समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारे अपने मफाद के लिए एक ग्रुप बनाए बैठे हैं और हम तो महरूम हैं। उन्हीं महरूमों में से मटीरियल मिल जाता है फिर जो स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखने की ज़रूरत है सारे मामले को। ऐसा नहीं कि इसको चल चलाव करके सिर्फ मार धाड़ पर बिलीव करते हुए हैंडल करने की कोशिश की जाए। अच्छा। आप देखें वहाँ महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच एक लीडर वहाँ एमर्ज हुई हैं और नेचुरली उनकी आवाज़ पे लाखों लोग जो है वहाँ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं लोग? क्योंकि लोगों को महरूमियाँ उनकी इकट्ठा करती हैं, उनके मसाइल इकट्ठा करते हैं, कॉमनैलिटीज़ जो उनके पास हैं, उनकी जो हैव नॉट्स के पास, वो उनको जमा कर लेती है एक जगह। मौलाना हिदायतुल्लाह को आप देखें, वो कितने पॉपुलर हैं वहाँ, उन्होंने कितनी बड़ी तहरीक चलाई और कितने कामयाब और शानदार ज़ोरदार मुजाहरे किए। तो ये इसलिए लीडर वहाँ पैदा हो जाते हैं, इसलिए लोग उनके पीछे इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों लोग, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ महरूमियाँ हैं। असल इशू ये नहीं है कि दहशतगर्दी से किस तरह लड़ा जाए, असल इशू तो ये है कि वहाँ की महरूमियाँ दूर की जाए, वहाँ के लोगों की परेशानियाँ दूर की जाए, मैसिव डेवलपमेंट की जाए, बड़ी स्कीमें दी जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, रोज़गार दिया जाए, जीडीपी की जो कंट्रीब्यूशन है वो बलूचिस्तान से बढ़ाई जाए। बात करी थी ग्रोथ के हवाले से, हमने कल भी इसके ऊपर शो किया था। अब 27 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जो है ना वो मर्मरिंग आ रही है कि ये इसकी मंजूरी दे दी गई है या सरमायाकारी होगी। जो दोस्त ममालिक हैं, IMF के कर्जा जात भी मिलना शुरू हो गए, पहली किस्त भी इसकी आ गई है जो मुख्तलिफ टाइम से चल रही हैं। तो आप मुझे बताइए नुमायां बेहतरी क्या दिखाई दे रही है?
देखिए ये सिर्फ बातें हैं, इसका कोई प्रैक्टिकली आउटपुट नहीं। अभी 29,000 ट्यूबवेल वजीर आजम साहब ने स्कीम दी थी बलूचिस्तान को कि 29,000 ट्यूबवेल हम सोलर पे बलूचिस्तान में शिफ्ट करवा देंगे, और 3 महीने की डेडलाइन दी थी। 3 महीने में 29,000 में से 29 जो ट्यूबवेल हैं वो भी नहीं शिफ्ट हो सके। अच्छा। विफाक ने अपने पैसे भी नहीं दिए, सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका, और कोई काम नहीं हो सका। तो ये कागजी जमा खर्च, ज़बानी जमा खर्च, कागजी बातें, कागजी मंसूबे, ये हालात नहीं बदल सकते। अच्छा। देखें किसी ऐसी लीडरशिप को जो विफाक की सतह पे हो, मुल्कगीर हो, उसे बलूचिस्तान में मैदान अमल में उतरना होगा। आसिफ जरदारी साहब इस मामले में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर बलोच ट्राइब से हैं और पॉलिटिकल माइंड के आदमी हैं, और वफाक पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, सदर पाकिस्तान है। अगर वो बलूचिस्तान को ज़्यादा टाइम दे और वहाँ पे कुछ एफर्ट्स करें तो शायद कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इसमें भी कोई इफेक्ट नजर आए, इम्प्रूवमेंट आए। अच्छा। अब देखें कभी हज़ारा कम्युनिटी वहाँ टारगेट बन जाती है, फिर वो लाशें रखकर बैठ जाते हैं, कभी बसों से उतार के मजदूर मारे जाते हैं शनाख्ती कार्ड देख देख के। ये तो चले, इसके ऊपर तो एक बहुत ही मतलब बलूचिस्तान का मसला तो एक ऐसा है कि इसके ऊपर न जाने कितने घंटों के हम सवालात और ये प्रोग्राम करें तो वो ख़त्म नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं कि जो मुल्क की मईशत है इस वक्त वो कहाँ खड़ी है? बिजनेस सर्कल जो है, जब उससे भी कभी बात की जाती है तो वो कहते हैं बेहतर होंगे हालात, तो क्या ये टेम्पररी बेहतरी की मरमरिंग होती है या वाकई कुछ अंदर खाने हो भी रहा है? नहीं, आप पूछ रहे हैं कहाँ खड़ी, मैं तो कहूँगा लेटी हुई है ही नहीं। हाँ, आईसीयू मैं में अगर मुझसे लेटी हुई पूछें तो मैं तो कहती हूँ है ही नहीं। आईसीयू में लेटी हुई है, और उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई ट्राई करेंगे, हटा के देखेंगे जिंदा बचती है या नहीं। अच्छा। तो फिलहाल हटाया तो बड़ा मसला है। और आर्मी चीफ कराची आए थे कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मेरा ख्याल। ठीक है। वहाँ उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा जोर दिया कि आप कारोबार करें, सरगर्मियाँ करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, फलां करें, ये करें, वो करें। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है, स्ट्रीट क्राइम इतने हैं, और दूसरे बिजली के बिलों ने इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ी बात कचूमर निकाल दिया। एडिशनल टैक्स, सुपर टैक्स, एडिशनल सरचार्ज, सेल टैक्स, एडिशनल का खात्मा क्यों नहीं कर रहा है? 5 IBPs तो भी बंद कर रहे हैं ना, लेकिन ये थोड़ी सोल्यूशन है। देखें, मैं इसका आपको एक और दूसरे एंगल से बात करूं, और कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर प्रॉपर इकोनॉमिस्ट बैठा हो तो वो आपको और नंबर्स अच्छे बताएगा कि 803 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन है बिजली के बिलों से पूरे तो मुल्क के। जब उसको जितना सारा मिल ही यहाँ से रहा है बिजली के बिलों से पूरे मुल्क से 803 अरब रुपया इस साल जमा होना है। तो जब आप कमाना शुरू कर देते हैं तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? सही है। आप कमाना शुरू कर देंगे तो गला घुट जाएगा। और एक दफा आपने छोड़ दिया ना ये तो अब वो लोग भी आदी होते चले जाते हैं, लेकिन बड़ा जुल्म है ये। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, वो अपनी कॉस्ट को मीट नहीं कर पाती। मसलन बाहर से एक आदमी जाके ऑर्डर लेकर आता है, एक्सपोज में जाता है टेक्सटाइल की, वहां जाके कहता है लाओ ये सैंपल दो, हम बना के देते हैं, आपको कितनी चाहिए? वो कहते हैं 1 लाख ट्राउजर ये बना दे, $22 हमारी कॉस्ट है, मिसाल देता हूँ। वो आके कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है इतनी बिजली चलेगी तो ये तो हमें $23 की तो कॉस्ट करेगी। सॉरी, हम ये ऑर्डर ले ही नहीं सकते। आप फैक्ट्री नहीं चलती, मजदूर बेरोजगार हो जाते। आपने कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ा दी है फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, बिजली की वजह से कि वो अपनी वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। ऑर्डर ये जो बिजली की और आपने ये जो ये तकलीफ बताई है ना, ये तो हम सबका एक ऐसा लगता है कि मुश्तरका एक तकलीफ दे अमल है जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों पे जू नहीं देखती, क्योंकि अब उनको यहाँ से लोगों से पैसे लेके टैक्स वसूल करें ना करें, टैक्स का तो एक तरीक़ाकार है, लेकिन जो उन्होंने ये हथकंडा उन्होंने अपना लिया है ना कि बिजली के बिलों से उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या वो उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो इस चलते हुए कारोबार को कैसे बंद करेंगे? क्या वजूहत नजर आती है कि कभी कभी हमें कराची में भी नजर आता है कि हम जो कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिटी है, इसी के साथ इतनी बदसलूकी क्यों होती है? कराची के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इट्स द अगलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखें ना, कराची की किसी सड़क पे भी आप गुजरें तो आपको आधी सड़क तो मिलेगी नहीं, उस पर तरबूज बिक रहे होंगे, ठेले खड़े होंगे, होटल की कुर्सियाँ रखी होंगी, जगह ही नहीं होती, जगह ही नहीं होगी, चलने की जगह नहीं। डबल पार्किंग हुई होगी, बिल्कुल पतली सी जगह बची होगी। और मुश्ताक यूसुफी साहब ने लाहौर की तंग गलियों के बारे में लिखा था कि एक तरफ से मर्द आ रहा हो और एक तरफ से खातून,
तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो कराची की सड़कों का भी यही हाल हो चुका है कि मोटरसाइकिल की जगह बचती है जाने की, और बाकी कार की तो बचती भी नहीं जाने की। और को बड़ी कोई तीर मार रहे, कोई गाड़ी यहाँ भी जाए तो आगे से भी आ रही है, आप खड़े तो परेशानी हाल नहीं है। हम तो इस पर बहुत बात करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, लेकिन आप कराची देखें, मुल्क की इकोनॉमी, तो कराची की एक मार्केट जितना टैक्स देती है पूरा लाहौर मिलके उतना टैक्स नहीं देता। तो क्यों इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया जाता? मुझे बताएं, विफाक को सब नज़र आ रहा है, विफाक यहाँ से इतना रेवेन्यू विफाक को जा रहा होता है, तो क्यों नहीं एक्शन लेते? बस मेरा ख्याल है इसलिए नहीं लेते कि खाने पीने के लिए सब कराची से काफ़ी कई दिहाइयों तक ये समझा गया कि कराची का मैंडेट और कराची की लीडरशिप एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है। हाँ। तो हमें तो वोट मिलने नहीं है, जहन्नुम में जाए वही जाने, उनका काम जाने। तो हप्पा खाने के लिए तो कराची बैठे होते हैं। हाँ, तो लेकिन अब वो पॉलिटिकल पार्टी भी सीन से आउट है, उसके पास एक आर्टिफिशियल जो है मैंडेट है जो उसे ज़बरदस्ती दिलाया गया, प्रैक्टिकली उससे वो मैंडेट छिन चुका है। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो अब पीटीआई को है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कराची में स्टेबिलिटी लाते भी नहीं है ये, कि कोई पार्टी कोई जमात यहाँ जम जाए? जमने नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि ये हब है। हाँ, कराची की डायनामिक्स बहुत बदल गई हैं पिछली दो दिहाइयों में खुसूसन, और इतना मल्टी एथनिकल सिटी हो चुका है कि मेरा ख्याल है इतनी पॉपुलेशन कई कौमियतों की अपने इलाकों में, बुनियादी इलाकों में नहीं है जितनी कराची में। मसलन सराइकी हैं, इतने शायद जुनूबी पंजाब में नहीं होंगे जितने कराची में। पठान है, मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन एक जगह पर देखनी हो तो कराची में देख लें। बिल्कुल। तो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी पूरा बाजार मार्केटें पठानों ने कैप्चर की हुई, फ्रूट मंडी से लेके तो कपड़ा मंडी, कोई जगह आप मुझे बता दें व्यापार जो है वो पठान ना हो। इसके अलावा और आप ये जितने हाउस हेल्प पे काम कर रहे हैं सारे सराइकी, तो ये सब जा रहे हैं ना कहाँ? ये देखे ना, जो हुकूमतें होती हैं, समझदार हुकूमतें होती हैं, वो आबादी के इनखला का जो गैर मामूली जो है तवाज़ुन ख़राब हो रहा हो, हाँ। उसके लिए इक़दाम करते हैं ज़रूरी, कि आबादी का एक बहुत बड़े शहरों में तो लोग पूरे मुल्क से रुख करते हैं, ये रुझान होता है। बट ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव हों, जो उस शहर की इकोनॉमी पर एक बर्डन हो, जैसे समझ लें गांव से एक आदमी चल के उसका कोई जानने वाला कराची में आ गया, एक मकान किराए का लिया हुआ 15,000 रुपये महीने का, वहाँ 10 आदमी रह रहे हैं, 1,000 रुपये महीना देखें, उनमें से 8 आदमी कोई काम नहीं करते, हाँ। वेले हैं, फारिग हैं, वो यहाँ की बल्दिया को कोई म्यूनिसिपल सर्विस चार्जेस भी नहीं देते, हाँ। वो यहाँ किसी किस्म का कोई टैक्स भी नहीं देते, बाहर घूमते हैं तो कोई चोरी चकारी कर लेते हैं, हाँ। फुजला खारिज करते हैं, गंदगी फेंकते हैं सड़कों पे, ठीक है ना, पार्क्स वगैरह को उजाड़ते हैं, सरिये काट लेते हैं, खंबा उखाड़ लेते हैं, किसी किस्म की एजिटेशन हो तो उसका हिस्सा फौरन बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो नॉन प्रोडक्टिव हो, उनका यहाँ दाखिला बंद करना चाहिए। उसका एक तरीका होता है, एक मैकेनिज्म होता है, हुकूमतें करती हैं, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट ला रहा है, कारोबार करने आ रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वेलकम करें, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई टेक्नीशियन है, क्वालिफाइड आदमी है, IT प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, कोई और है, गाँव से एक छोटे शहर में गया, वहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो वो तो प्रोडक्टिव है, हाँ। वो तो यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ। लेकिन ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, हाँ। सिर्फ उठ कर गांव से यहाँ आके डेरे बना के बैठ गए और फिर इस शहर के डायनामिक्स को ख़राब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या यहाँ के आबो हवा और माहौल को पलूट कर रहे हैं, या क्राइम कर रहे हैं, ऑफेंसेस में मुलविस हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज्म, कोई पॉलिसी, कोई हुकूमतें बनाती हैं, मगर हुकूमतें माशाल्लाह इतनी यहाँ अहल हैं और इतनी विजिलेंट है कि उनके पास इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है, उनके पास और बड़ी मसरूफियात हैं, हाँ। उनकी और किस्म की तवज्जो है और इंटेंशंस है। तो अगर ये हमने सूरत हाल इतना बुरा, मैंने कहा अगलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इतना वाकई बदसूरत हो चुका है, अब पता नहीं इससे ज़्यादा बदसूरत। आप सुपर हाईवे पे पाँव रखिए, दुनिया में सुपर हाईवे पे आप हाईवेज पर जाते हैं तो दोनों तरफ ग्रीनरीज होती है, रॉ लैंड होती है, कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती, हाँ। खूबसूरत सा एक माहौल होता है, आपको लगता है मैं शहर से बाहर आ गया, ताज़ा हवा में आ गया, हाँ। हमारे यहाँ दोनों तरफ झुग्गियाँ बनी हुई हैं, हाँ। वो सैलाब ज़दगान आए थे जी 10 साल पहले, वो झुग्गी बना के दरी बैठ गए, वो भीख मांगते हैं सड़कों पे, शाम को आके सो जाते हैं। तो कोई पूछे तो, कोई देखे तो, कोई बात तो करे कि भाई क्या हो क्या रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, दुख की बात है। बिल्कुल सही। और नुमाइंदगी इतनी तकसीम शुदा है
जमात इस्लामी समझती है ये हमारा शहर है, एमक्यूएम बाकी मानदा बच्ची कुची एमक्यूएम कहती है हमारा शहर है, पीटीआई कहती है ये तो हमारा शहर है, और पीपल्स पार्टी कहती है तो हमारा शहर है जी। था ही हमारा। तो अब क्या इतनी मजहबी जमातें, कर कोई कुछ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ वॉरलॉर्ड्स बन गए, माफियाज बन गए, डॉन्स बन गए, इलाकाई सतहों पे ग्रुप्स बन गए, बिल्कुल, जो अपनी अपनी राजधानी बनाए हुए हैं, अपनी अपनी बदमाशी जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो देखे ना, लॉ एंड ऑर्डर के इदारे, हुकूमत, बल्दियाती इदारे, इन सबको एक अलाइनमेंट में आना चाहिए इस शहर की बेहतरी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उबैद शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इतने हम जब बातों में महव होते हैं तो हम भूल जाते हैं वक्त को कि वक्त ख़त्म हो चुका है। तो जनाब, एक गुफ्तगू थी और मईशत के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम रोज़ाना आपसे बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते भी, लेकिन आप सबका भी काम है कि अपनी आंखों को खुला रखें और देखें कि किस तरह से आप पाकिस्तान के लिए या अपने आप के लिए किस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।